Hello, this is Dr. Snigdha. Welcome to my channel. Today we shall discuss geometrical isomerism. बच्चों आपको पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना? ओके, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या था हमने पढ़ा था, जहां पर भी डिफरेंस होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली वो डिफरेंस आइसोमेरिज्म के नाम में दिख रहा होता है ना? तो अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला है इसका मतलब स्टीरियो में फर्क है। स्टीरियो का मतलब क्या हो गया? एटम्स की अरेंजमेंट इन स्पेस, उसमें डिफरेंस है। तो दो मॉलिक्यूल होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए तो फिर आपका आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, तो डिफरेंस कहां पर है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को आपस में आप बोलोगे स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, और क्या सेम होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, और डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ओके, अब ये दो तरह के होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर के हैं दो टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों को सीखेंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल क्या होता है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखो ये हमेशा वहां पर देखने को मिलेगा जहां पे रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होती है। से फॉर एग्जांपल मैंने ये एक कार्बन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन H और H बनाया है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, और दो कार्बन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां पर भी है सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो सिग्मा बॉन्ड है ही। अब सिग्मा बॉन्ड की कहानी आपको मालूम है ना, सिग्मा बॉन्ड किस तरह से होता है? sp3, जब भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है? कोएक्सियल ओवरलैप से बनता है। तो दोनों ही कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड बना है कोएक्सियल ओवरलैप से। तो आई कैन ड्रॉ दिस इन ऑर्बिटल फॉर्म। क्या हो जाएगा वो देखो, तो sp3 बना है, sp3, हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब एक यहाँ पर sp3 ऑर्बिटल, एक और sp3 ऑर्बिटल, एक और sp3 ऑर्बिटल, और ये sp3 ऑर्बिटल, 4 sp3 ऑर्बिटल बना दिए हमने। इधर वाला कार्बन भी जो है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, ठीक है, उसके पास भी 4 sp3 ऑर्बिटल है। अब ये फर्स्ट कार्बन, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है, इनके sp3 ऑर्बिटल इनफैक्ट ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप होने से ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों? ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैप कैसी हुई है? कोएक्सियल ओवरलैप हुई है, ठीक है। ओके, तो इस बॉन्ड को आप सिग्मा बॉन्ड कह रहे हो। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि ये जो बॉन्ड बना है, इसके अबाउट तो फ्री रोटेशन पॉसिबल होगी, है ना? सिग्मा बॉन्ड के अबाउट तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, यहां पर है फ्री रोटेशन पॉसिबल, मतलब ये वाले जो सेकेंड वाले जो कार्बन एटम्स हैं, वो सब एक साथ, सेकेंड वाला जो कार्बन एटम है वो सब एक साथ घूम सकता है अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। एज ए रिजल्ट उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है वो भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, जब इस बॉन्ड की रोटेशन होगी तो ऑब्वियस बात है कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी रोटेट होता जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं इतना बताना चाह रही हूं कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, ठीक है। नाउ कमिंग टू पाई बॉन्ड। अब एक बात समझना बहुत अच्छे से, एक पाई बॉन्ड ड्रॉ करते हैं। ये पाई बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन H और H, ठीक है, और ये सिग्मा है, ये एक सिग्मा है इसमें से और एक पाई है, सिंपल बात है। तो एक मैंने पाई कह दिया और बाकी तो एक सिग्मा है। ओके, अब दो बॉन्ड बन चुके हैं, एक सिग्मा एंड 1 पाई। इसको थोड़ा मैं ड्रॉ कर रही हूं, आपको पता है दोनों ही कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फाइन। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। अब कार्बन के जो पाई बॉन्ड बना है
वो पाई बॉन्ड कौन बनाया होगा? ऑब्वियसली प्योर ऑर्बिटल्स बनाए होंगे, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। दो ऑर्बिटल है, एक हाइब्रिड और एक एस ऑर्बिटल, ये दोनों कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। ओके, तो ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है इसमें sp2 या किसी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की कोई पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकती है। पाई बॉन्ड को बनाने के लिए कौन पार्टिसिपेट किया होगा? प्योर p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। और इसके डिटेल के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक चेक कर लेना, वहां पर मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसको डिटेल में बताया है। ठीक है, तो अभी मैं एक sp2 ड्रॉ कर दूं। sp2 ऑर्बिटल हमारा है और ये एक कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है, एक और कार्बन का sp2 ऑर्बिटल भी कुछ ऐसा ही है। ओके, दो कार्बन के sp2 ऑर्बिटल रेडी हो गए हैं, उनके बीच में ओवरलैप भी हो गई है और इस ओवरलैप के कारण कौन सा बॉन्ड बन गया है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड बन गया है। तो इसके कारण बन चुका है सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये बना दिया है सिग्मा बॉन्ड। अब आपको कार्बन दिखा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। कार्बन ऑब्वियसली हाइड्रोजन से भी अटैच है, तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। कौन सा बॉन्ड बनाया है? सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ये हम जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है हाइड्रोजन का s हमेशा, है ना। ठीक है, अब जो पाई बॉन्ड बना वो कैसे बना होगा? तो पाई बॉन्ड बनाने में कोई बात नहीं है, पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से बना होगा कि ये वाले कार्बन का प्योर p कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले कार्बन का प्योर p कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इनकी ओवरलैप हुई होगी और इनके ओवरलैप से बन गया होगा पाई बॉन्ड। क्लियर? तो ये बन गया है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के बन जाने के बाद देखो, पहले अगर सिर्फ सिग्मा रहता ना, सिर्फ सिग्मा जो ऊपर वाले केस में था, वहां तो फ्री रोटेशन पॉसिबल थी, लेकिन अगर एक पाई बॉन्ड भी आ जाएगा तो बताओ क्या ये कार्बन 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 क्या अब ये फ्रीली रोटेट कर सकता है? नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। अब एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो अगर आप इस कार्बन को, सेकंड वाले कार्बन को रोटेट करने जाओगे ना, तो ये पूरा जो पाई बॉन्ड है वो टूट टाट जाएगा। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल से समझना। सपोज मेरे पास ये दो पेंसिल है, दो पेन है, इसमें मैंने क्या किया है, एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे हिंज कर दिया है, यहां पर मैंने एक नेल लगाकर हिंज कर दिया। ठीक है, अब देखो एक नेल लगाने के बाद तो ये पूरा 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 फ्रीली रोटेट कर सकता है ना। लेकिन अगर मैं एक की जगह पे दो नेल लगा दूं, एक यहां पर लगा दूं और एक नेल यहां पर बगल में लगा दूं, अगर आप दो नेल लगा दोगे ना, उसके बाद फिर आप इसको रोटेट नहीं कर सकते हो फ्रीली। ठीक है, तो इसका मतलब है अब क्या हो गया, अब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। फाइन, तो हम बस वही कहते हैं कि अगर एक पाई बॉन्ड आ जाता है तो रोटेशन गेट्स रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इट मींस पाई बॉन्ड वाले केस में देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके, और बस यही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए होती है जीआई शो करने के लिए। जीआई शो करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए होती है इन अ मॉलिक्यूल। ओके, फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। अब और क्या बात है जीआई शो करने के लिए? एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये है, सेकेंड पॉइंट ये है कि ठीक है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो कैसे आप बनाओगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड जब भी होगा तो वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगी। कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, ऑब्वियसली जब डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इस केस में each sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शुड बी अटैच्ड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, each sp2 कार्बन, ये each पे ध्यान देना, each sp2 कार्बन should be attached to two different groups, to two different groups to show GI। ओके, चलो अब समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ओके, इधर ए ग्रुप है, इधर बी ग्रुप है। ओके, और यहां पर ए है, यहां पर ए है, एक ये कंडीशन है। नहीं, थोड़ा सा मैं अच्छा रखती हूं अभी फिलहाल तो, नहीं तो शुरू में ही एक ए बी सी डी ऐसा कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन में ए बी सी डी, एक तो मैंने ऐसे करके बना दिया है, दूसरा में देखो मैं ए बी को चेंज नहीं कर रही हूं। ठीक है, मैं क्या कर रही हूं, डी को ऊपर भेज देती हूँ, सी को नीचे कर देती हूँ, मतलब मैंने सिर्फ इस सेगमेंट को चेंज किया है।
सी डी ऊपर नीचे था, अब मैंने डी सी कर दिया। क्या दोनों ही कंपाउंड, दोनों ही मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना? यस, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस है? स्पेस में एटम की ओरिएंटेशन किस तरह से है वो डिफरेंट है, राइट? ओके, इट मींस ये स्टीरियो में आ सकते हैं। अब ये चेक करना कि क्या यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। यस है, इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये वाला जो कार्बन है, ये सेकंड वाला जो कार्बन है जो एक सी और डी से अटैच्ड है, वो घूम कर सी को ऊपर और डी को नीचे नहीं कर सकता। ठीक है, पहले तो मान लो उसमें सी ऊपर है और डी नीचे है, दिस पेंसिल इज डी, ऊपर वाला सी। अभी इस तरह से ये कार्बन प्रेजेंट है, क्या ये पॉसिबल है? क्या यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है? नो। अगर फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है ये वाला कार्बन खुद से रोटेट होकर इस डी को ऊपर नहीं कर सकता है ना? अगर वो करने जाएगा तो उस केस में बॉन्ड टूट जाएगा। ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। बॉन्ड को तो हम तोड़ सकते हैं, खुद से मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड को क्यों तोड़ेगा? तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट कंपाउंड है और सेकंड कंपाउंड है, दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड, दोनों अलग अलग है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का अगर नाम लिखने जाओगे तो नाम भी सेम आएगा। नाम सेम आ जाने का मतलब होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इनका सेम है। ठीक है, लेकिन इनको किसमें आप कैटेगराइज करोगे? स्टीरियो में भी किसमें? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। मैंने यहाँ पर देखो सेकेंड कंडीशन को भी फुलफिल किया है जानबूझकर। मैंने क्या किया है, ईच कार्बन एटम, ईच sp2 कार्बन एटम, ये एक sp2 कार्बन एटम है, इसको मैंने A और B टू डिफरेंट ग्रुप से अटैच किया है, एक A से और एक B से। सिमिलरली जो सेकेंड कार्बन है, जो सेकेंड sp2 कार्बन है, उसे भी मैंने टू डिफरेंट ग्रुप से अटैच किया है, एक C और एक B। तो ईच sp2 कार्बन इज अटैच टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है एक कंपाउंड को GI शो करने के लिए। ओके, सो दीज टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, गॉट इट? दीज टू आर आपस में क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात समझना, यहां पर B और C ये डायगोनली अपोजिट थे, इसमें क्या हुआ? B और D डायगोनली अपोजिट हो गए, है ना? यहां पर A और D डायगोनली अपोजिट था और इस केस में A और C डायगोनली अपोजिट हो गया। क्लियर? फाइन। ये तो डायगोनली अपोजिट इस तरह से देखते हो। अगर आपको देखना हो सेम साइड में कौन है, तो यहां पर A और C सेम साइड में थे। ठीक है, इधर A और D सेम साइड में है, B और D सेम साइड में थे, अब B और C सेम साइड में है। ओके, फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर A इधर B, इधर A इधर B। बताओ ये GI शो करेगा या नहीं करेगा? मैं क्या करूंगी, एक और केस बना लेती हूं। इस केस में पहले वाले पेयर को तो चेंज नहीं करूंगी, दूसरे वाले में B को ऊपर कर दिया, A को नीचे कर दिया। क्या फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो ऑटोमेटिकली सेकंड वाले कंपाउंड में कभी भी चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना? नहीं हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है। तो दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स। अब फर्स्ट वाला केस A है A, ये दोनों A सेम साइड में है। क्या यहाँ पर वो बात फुलफिल हो रही है? ईच sp2 कार्बन शुड बी अटैच्ड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। यस, ये इस कार्बन को देखो, फर्स्ट कार्बन, दिस इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स A एंड B। सेकेंड वाला जो sp2 कार्बन है वो भी अटैच्ड है टू टू डिफरेंट ग्रुप्स A एंड B। ठीक है, तो ईच sp2 कार्बन पे जाकर चेक करना है कि वो दो अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है या नहीं। ओके, नाउ फाइन, ये तो हमने ड्रॉ किया। अब इसमें क्या है ना कि दोनों में ही मैंने A को रख दिया है, दोनों ही अलग अलग कार्बन में A प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स है AA, वो फर्स्ट वाले केस में सेम साइड में है और सेकेंड वाले केस में A और A डायगोनली अपोजिट साइड में है। और जब भी कभी आइडेंटिकल ग्रुप्स से फॉर एग्जाम्पल AA या फिर B और B, ये अगर कभी भी सेम साइड में हो जाएं, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड,
तो फिर आप इन्हें क्या बोलते हो? सिस आइसोमर बोलते हो, CIS, सिस आइसोमर। ठीक है। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स आर डायगोनली अपोजिट तो फिर आप उनको बोलोगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स एज इन यहां पर A और A दोनों एक ही है ना, और B और B दो अलग अलग कार्बन में आइडेंटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं, सेम कार्बन पे आइडेंटिकल दो ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। ओके, आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड अगर हुआ, ऑन अपोजिट साइड हुआ तो फिर इनको क्या बोलोगे? ट्रांस, डायगोनली अपोजिट। ओके, ऑन डायगोनली अपोजिट साइड, ऑन डायगोनली अपोजिट साइड, तो इस तरह के आइसोमर को आप बोलोगे ट्रांस आइसोमर। ओ फाइन। ओके, अभी जो ऊपर वाला था ना वो भी GI शो कर रहा था, लेकिन वहां पर हम सिस ट्रांस नाम नहीं रखते हैं क्योंकि कोई भी आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो नाम रखा जाता है ना वो EZ नाम रखा जाता है, EZ आइसोमर। ये मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं, पहले हम सिस ट्रांस पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद EZ बताऊंगी। तो अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स नहीं है आपस में कंपेयर करने के लिए तो फिर GI तो शो होगा। GI तो डबल बॉन्ड है और ईच sp2 कार्बन इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स है, तो GI तो शो होगा। लेकिन कौन सा वाला GI, हम उसका नाम क्या बोलेंगे उन आइसोमर का? EZ बोलेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको सिस और ट्रांस पे फोकस करना है। एंड वन मोर एग्जाम्पल, इस बार बताना क्या ये GI शो करेगा? क्या ये पॉसिबल है कि ये GI शो करे? अभी मैं क्या कर रही हूं, मैंने B और C को सेम कार्बन एटम पे रख दिया है, A और A को सेम कार्बन एटम पे रख दिया है। अब बताना क्या वो कंडीशन फुलफिल हुई? ईच sp2 कार्बन शुड बी अटैच्ड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। नहीं, ये वाला जो sp2 कार्बन है ये तो आइडेंटिकल ग्रुप से अटैच है, इसका मतलब है कि ये GI शो नहीं कर सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे नहीं करेगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर A रख दिया, इधर ऊपर कर देते हैं C को, इधर कर दो B को, है ना। अब देखो फर्स्ट केस में A और B सेम साइड में थे और A और C डायगोनली अपोजिट भी थे, राइट। वही तो यहां पर भी हो रहा है, A और B सेम साइड में भी, A और C डायगोनली अपोजिट भी। इसका मतलब है आपने कोई चेंज नहीं किया है। तो फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। एक को आप उस साइड से देख रहे हो और उसी मॉलिक्यूल को मैं दूसरे साइड से देख रही हूं। ठीक है, दैट्स इट, वो मॉलिक्यूल नहीं बदला है। फाइन। तो ये GI शो नहीं करेगा, नो GI। ठीक है, फाइन। ओके बच्चों, अब कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ओके, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? डाइपोल मोमेंट। मैंने यहां पर एक बनाया है, CH3 इधर, CH3 इधर, और यहां पर H, यहां पर H। आप देखकर बता ही सकते हो ये किसको ड्रॉ किया है मैंने। ये मैंने ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है पहला वाला ट्रांस और दूसरा वाला ऑब्वियसली सिस, राइट। यस। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बतानी है आपको। बताओ, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को देख के बता सकते हो ना, 1 2 3 ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कभी भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम बनाते हैं तो किसकी तरफ बनाते हैं? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन इज मोर देन sp3 कार्बन? बता चुकी हूं मैं। आप चेक कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जब मैंने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन इज मोर देन sp3 कार्बन। अगर sp कार्बन होता तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा होती है ना। sp अगर होता तो फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती। जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है उतनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फाइन। तो अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर पॉइंट करते हो? फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, मतलब टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम इधर ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा व्हेन कंपेयर टू sp3, राइट। सिमिलरली इधर देखें तो ये वाला कार्बन कैसा है? ये वाला कार्बन है sp2 और ये वाला कार्बन कैसा है? sp3। ठीक है,
टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन सा होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? ये होगा, है ना। अब बताओ, जब डाइपोल मोमेंट जो आ रही है आपकी, वो तो पूरे नेट मॉलिक्यूल में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है ट्रांस के केस में। सिस के केस में क्या होता है देखना, सिस के केस में ये वाला है sp2 और ये वाला भी है क्या, sp2, ठीक। sp3 कौन सा है, ये है sp3 और ये वाला भी क्या है, sp3 है ना। अब ड्रॉ कर लेते हैं, टुवर्ड्स sp2 ड्रॉ करना है, मतलब टुवर्ड्स sp2 और इसमें भी टुवर्ड्स sp2। बताओ यहाँ पे क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट एड अप हो रही है। इट मींस डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ सिस इज मोर देन इन केस ऑफ ट्रांस। लेकिन ये जनरली ऐसा होता है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि कभी भी कोई स्टेटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए जिसमें ये बोला हो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज मोर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर, तो इसको ट्रू मार्क करना। लेकिन अगर कभी कोई क्वेश्चन कोई इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाकर पूछे कि बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, तो उसमें जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया है वैसे ही आप भी बताओगे, ठीक है, फाइन। डाइपोल मोमेंट जिसकी ज्यादा होती है उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होती है ना। तो हम क्या बोलेंगे, पोलैरिटी इस केस में किसकी ज्यादा हुई, पोलैरिटी ऑफ सिस इज मोर देन पोलैरिटी ऑफ ट्रांस। लेकिन ये भी जनरली ऐसा होता है, ठीक है, हमेशा नहीं। कब नहीं होता है वो एग्जाम्पल देखो, क्योंकि फिर वो भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर Cl, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर H, ओके। अभी ये क्या बनाया है, कौन सा ड्रॉ किया है, ट्रांस ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखो ये Cl है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। यहाँ पर देखते हैं क्या ड्रॉ किया है, दिस वन इज sp2 कार्बन, राइट, एंड दिस वन इज sp2 कार्बन, करेक्ट। अब sp2 कार्बन और एक है sp3 कार्बन, तो सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी तरफ पॉइंट करेगा एरो डाइपोल मोमेंट का, टुवर्ड्स sp2 कार्बन, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन अगर क्लोरीन और sp2 कार्बन में कंपेयर करोगे तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर हम क्लोरीन की तरफ एरो को पॉइंट करेंगे। तो ये तो कहानी किसकी थी, ट्रांस की थी। ये वाली बात किसकी है, सिस की है। सिस में क्या होगा, सिस में क्लोरीन की तरफ पॉइंट कर रहे हो, sp2 कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा अच्छा कौन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन, इधर टुवर्ड्स कार्बन। तो आप ये देखो, सिस में इस बार तो कैंसलिंग इफेक्ट है, पूरा तो कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि मैग्नीट्यूड जो sp2 कार्बन और क्लोरीन वाला होगा उसकी मैग्नीट्यूड अलग होगी व्हेन कंपेयर टू sp2 कार्बन और sp3 कार्बन। इट मींस मैग्नीट्यूड तो अलग है, लेकिन फिर भी सिस में कैंसलिंग इफेक्ट है और ट्रांस में एडिटिव इफेक्ट है ना। इसका मतलब इस बार हमारा जो सिस है उसकी डाइपोल मोमेंट कम आ रही है व्हेन कंपेयर टू डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस। तो बदल गया ना सिचुएशन। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर देखो तो खुद से ड्रॉ करके फिर आंसर बताना, ओके। म्यू ऑफ ट्रांस इज मोर देन म्यू ऑफ सिस, फाइन। इस केस में मैक्सिमम केसेस में तो क्या होता है, ऊपर वाला, ओके। नेक्स्ट इज, अच्छा बताओ, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है ना। बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है अगर पोलैरिटी ज्यादा होती है तो, राइट। ये भी हम कब सीखे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में देख लेना वो टॉपिक जहां पर मैंने बताया है आपको, लंडन फोर्सेस, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर डिस्कस किया है वहां पर ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। तो जितनी अधिक पोलैरिटी होगी उतनी अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो इन जनरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस, राइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस, ये जनरली ऐसा ही होता है। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में कहां से मेल्ट करना शुरू करते हो, मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट करते हो आप फ्रॉम सॉलिड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में भेजते हो, है ना। तो जो हमारा ट्रांस होता है, ट्रांस को मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, सिस को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। जो आपका ट्रांस होता है वो कुछ एक दूसरे के ऊपर बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ट्रांस एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे से अरेंज हो जाता है और ट्रांस की जो पैकिंग होती है, ट्रांस की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी होती है, पैकिंग यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। सिस जो है ना, सिस में क्या है, सिस को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है, मतलब आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड में। सिस को आपको इस तरह से अरेंज करना है, सिस इस तरह से अरेंज करते हो। अब सिस क्योंकि इस तरह से अरेंज करते हो, देखो ये कितना सारा जगह ले रहा है ना। तो इसकी जो पैकिंग है, अगर कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है,
4 ही मॉलिक्यूल को अरेंज करना है, इतना बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, पैकिंग एफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इस केस में क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी है कम सिस के केस में, है ना। अगर मान लो आप ट्रैक पे जा रहे हो और आपके पास बस एक बैग है, तो ऑब्वियसली आपको सारे सामान को उसी में एडजस्ट करके चलना है। जो अच्छा से पैकिंग नहीं कर पाएगा वो, उसे एक से ज्यादा बैग चाहिए होंगे, उसके सारे सामान एक बैग में नहीं आ पाएंगे, तो हम कहेंगे कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम है। जो एक बैग में ही सब कुछ एडजस्ट कर लिया, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी ट्रांस की ज्यादा अच्छी होती है। सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी की बात होती है, ये आप सॉलिड स्टेट में सीखोगे इन क्लास 12th। तो ट्रांस में पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है व्हेन कंपेयर टू सिस, बिकॉज ट्रांस की अरेंजमेंट ही कुछ ऐसी है कि उसमें एक दूसरे के ऊपर बहुत अच्छे से फिट इन हो सकता है मॉलिक्यूल, और फिर पैकिंग ज्यादा बढ़िया होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। पैकिंग अगर अच्छी है तो इसका मतलब है कि आपको उसको लिक्विड स्टेट में भेजने के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर सॉलिड है, यहां पर मेल्टिंग पॉइंट होती है कम। अब बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि मैम इसमें आपने ऐसे करके बनाया है, आप ऐसे बना दो ना मैम, इस तरह से कर दो, इस तरह से कर दो, एक के ऊपर एक रख दो। तो बच्चे एक के ऊपर एक टब रख रहे हो, तो इसका मतलब है कि साइज तो टब का डिक्रीज होता जाएगा ना, है ना। एक टब के ऊपर दूसरा टब रखने जा रहे हो तो इसका मतलब साइज को डिक्रीज करते जा रहे हो। ये छोटा टब है व्हेन कंपेयर टू दिस वन। अब यहाँ तो आपके मॉलिक्यूल्स है, सबकी साइज एक जैसी है, तो ऑब्वियसली आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह से करके स्टैक तो नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बिल्कुल स्टैक हो गया है चेयर के जैसा। एक साइज का चेयर रहेगा तो भी एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। देखो सिस में क्या होता है, आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड में होते हैं, ट्रांस में आइडेंटिकल ग्रुप दूर दूर होते हैं, और हमेशा आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होती है क्योंकि वो एक जैसे हैं। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक जैसी है। तो आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो जितना दूर रहे उतना अच्छा, जितना पास रहेंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, और जितना अधिक रिपल्शन होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो सिस में क्या होता है, सिस में आइडेंटिकल ग्रुप्स क्लोजर है। आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं कैसे, क्लोजर, क्योंकि वो सेम साइड में होते हैं। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स क्लोजर होंगे तो फिर उनके बीच में जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी कम। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस कम होती है व्हेन कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस। स्टेबिलिटी ऑफ सिस कम होती है व्हेन कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस। ठीक, ओके। एक बहुत फेमस पॉइंट है इसमें, वो भी समझ लो, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड का मतलब है सिस आइसोमर। मैलिक एसिड का क्या मतलब है, सिस आइसोमर। और फ्यूमेरिक एसिड का मतलब होता है ट्रांस आइसोमर। फ्यूमेरिक एसिड जो है वो इसी का क्या है, ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब यह है ट्रांस आइसोमर। अभी आप बताओ कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। ऑब्वियसली ट्रांस ज्यादा स्टेबल है व्हेन कंपेयर टू सिस, है ना। सिस कम स्टेबल है, तो सिस की स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या, सिस बहुत इजीली एक H+ आयन को डोनेट कर देगा। जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना। तो क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है मैलिक एसिड की। दिस वन इज मैलिक एसिड, ओके, मैलिक एसिड, एंड दिस वन इज फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड की स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब है कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो फटाक से वो एक H+ आयन को डोनेट कर देगा, और जो बहुत इजीली H+ आयन को डोनेट कर दे उसको आप क्या बोलते हो, ज्यादा अच्छा एसिड बोलते हो। ठीक है, इट मींस मैलिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है व्हेन कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, आप H+ आयन को यहां से डोनेट करने जाओगे ना तो ये तो ज्यादा स्टेबल है, ये उतना आसानी से रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, तो ये अपने H+ आयन को उतना आसानी से डोनेट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट H+ आयन को जब बाहर निकालना है तो इन केस ऑफ मैलिक एसिड बहुत आसान होता है मामला। ठीक है,
अब फर्स्ट H प्लस आयन बहुत इजीली डोनेट हो गया, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने सीखा है अगर प्रोडक्ट ज्यादा आता है तो Ka की वैल्यू अधिक होती है, बिकॉज Ka इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, है ना। तो यहां पर प्रोडक्ट क्योंकि ज्यादा है, दैट्स वाई Ka की वैल्यू इन केस ऑफ Ka1, मतलब पहला H प्लस आयन डोनेट जब हुआ उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करते हो, Ka1 कैलकुलेट करते हो। Ka1 की वैल्यू अधिक है व्हेन कंपेयर टू Ka1 in case of malic acid. Ka1 of malic acid is more when compared to Ka1 of fumaric acid. क्लियर? ओके। अब पहला H प्लस आयन डोनेट हो चुका है, उसके बाद क्या होगा पता है? फर्स्ट H प्लस आयन डोनेट होने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसा बन जाता है ना आपका स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। फर्स्ट H प्लस आयन के डोनेट होने के बाद कुछ क्या बन गया है, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया है, राइट राइट। यहां पर OH कर देते हैं एक, और इधर कर दिया O एंड OH, सही बात है, ओके। और ये H है, ये H है। अब इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से जो ट्रांस वाला है फ्यूमेरिक एसिड, वो भी एक H प्लस आयन डोनेट करके उसको भी ड्रॉ करो, वो भी क्या बनाएगा, इसी तरह से एक बनाएगा आयन, आयन ये भी बनाया। तो इस केस में जो आयन बना ना, इस केस में जो आयन बना है, इधर H रखोगे, इधर H रखोगे, और यहां पर क्या रखोगे, COO माइनस, ठीक है। दोनों ही केस में आयन को ड्रॉ कर दिया है, लेकिन जो सेकंड फर्स्ट केस वाला जो आयन है उसके अंदर देखो O नेगेटिव, O नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन को जोर से देखना, इस हाइड्रोजन को ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन कौन है, ये वो हाइड्रोजन है जो डेल्टा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, राइट। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है, दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, और इनके बीच में है अट्रैक्शन, ऑब्वियसली होगी, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है। तो उसके कारण यहां पर क्या हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इसकी स्टेबिलिटी अब बढ़ गई, इसकी स्टेबिलिटी अब इंक्रीज हो गई। यहां पर कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा गैप है इनके बीच में, दूर है ना ये लोग, ओके। तो बॉन्डिंग नहीं बन पाई, और बॉन्डिंग नहीं बन पाया तो इसका मतलब है कि सेकेंड केस में जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो कंपैरेटिवली कम है, इस बार इसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। तो अब जब सेकेंड H प्लस आयन, फिर से जब H प्लस आयन डोनेट करने की बारी आएगी तो कौन ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, ऑब्वियसली फ्यूमेरिक एसिड ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा H प्लस आयन, क्योंकि फर्स्ट आयन बन जाने के बाद अभी जो ये फ्यूमेरेट आयन बना है ये उतना स्टेबल नहीं है, तो ये एक और H प्लस आयन को बहुत आसानी से डोनेट कर सकता है, लेकिन ये अपने H प्लस आयन को आसानी से डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो वाला H प्लस आयन तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है। इसका मतलब है इन केस ऑफ Ka2, जब हम Ka2 की बात करेंगे तो फ्यूमेरिक एसिड का Ka2 मतलब सेकेंड H प्लस आयन रिलीज होने के बाद जो आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर रहे हो, Ka2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड is more than Ka2 of malic acid, okay, got it, fine। तो ये सारी बातों को ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, और कहां पर GI पॉसिबल होता है, साइक्लोएल्केन्स में, GI इन साइक्लोएल्केन्स। एक मैंने ये साइक्लोएल्केन बनाया, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है ना। अभी यहाँ पे एक H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पर H, एक तो ये बनाया। ये जो कार्बन एटम है, आपको मैंने बताया है ना, साइक्लोएल्केन और एल्कीन, इनका फॉर्मूला भी एक जैसा होता है, ठीक है, इनकी नेचर भी बहुत हद तक एक जैसी कहीं कहीं पर होती है। तो जब मैं ऐसे ये वाला कार्बन को देखूंगी, नो डाउट ये कार्बन तो इस बार कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, ठीक है। क्यों रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, क्योंकि ये वाले कार्बन के बाद और भी अटैचमेंट्स है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या हुआ, बाकी और भी ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं जो इनको फिक्स करके रखे हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगी आपको, पहले आप डायरेक्टली देख लो।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl और Cl, Cl और Cl दोनों अपोजिट साइड में है, और H और H ये दोनों डायगोनली अपोजिट साइड में है। जब डायगोनली अपोजिट साइड में होगा तो क्या कहते हो, कौन सा केस कहते हो आप, ट्रांस केस, है ना, ये ट्रांस आइसोमर है। और अगर सेम साइड में हो जाता, अगर सेम साइड में होते ये, तो इनको फिर कौन सा आइसोमर बोलते, इधर Cl होता, ये Cl होता, H होता, तो फिर सेम साइड में आइडेंटिकल ग्रुप्स के होने के कारण हम इन्हें बोलते हैं सिस आइसोमर। ठीक है, पूरा नाम क्या रखोगे, ये साइक्लोब्यूटेन है ऑब्वियसली, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 1 और 3 पे क्लोरो है, सो विल राइट ट्रांस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ठीक, और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, दूसरे वाले में लिखेंगे सिस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ओके, बस इतना ही फर्क है। तो दूसरे वाले का भी नाम लिख लो, दूसरा वाला हो जाएगा सिस 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ओके, चलो, तो हम ये समझ गए। अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बना हुआ है साइक्लोपेंटेन, और इसमें मैंने यहां पर HOH OHH HOH OHH, पता ना ये वाला क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला ट्रांस होगा, और ये वाला क्या होगा, सिस होगा, है ना। अब यहां पर क्या फर्क पड़ा है पता है, अब मैं आपको फाइनली बता देती हूं कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस तरह से है। तो ऑब्वियसली इन दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इनके बाकी जो एंड्स है ना वो फ्री नहीं है इस बार। ठीक है, अब मैं आपको फाइनली ये बता देती हूँ कि किस तरह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है साइक्लोएल्केन में। तो ये कार्बन है ना, यहाँ भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये रहा एक सिस्टम। अभी आपको पता है इनके बीच में तो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड है। एक ऐसा केस होता ना कि ये सिग्मा बॉन्ड होता और इधर 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 फ्री होते, सब लोग फ्री होते, इधर हाइड्रोजन 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 या कोई भी ग्रुप, तो बिल्कुल यहाँ इसके अबाउट क्या होता, सिग्मा बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल होती। लेकिन यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है इसके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों साइड तो ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी ये जो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है ना, ये इधर इधर तो बॉन्डेड है, इधर इधर बॉन्डेड है, ऊपर भी इतने सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो बताओ इसके अबाउट अगर आप रोटेट करना चाहोगे, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को अगर आप घुमाना चाहोगे, तो पता है क्या होगा, ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इस बार ये दोनों कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड होते हुए भी, साइक्लिक के केस में सिग्मा बॉन्ड होते हुए भी दो कार्बन एटम फ्री रोटेट नहीं कर सकते। क्यों रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में बाकी अटैचमेंट्स है। जैसे कि मान लो मैं इन दोनों पेन को एक हिंज से यहां पर ज्वाइन कर दूं, सिर्फ एक नेल है, यहाँ पे सिर्फ एक नेल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है ना। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूं, एक नेल यहां लगा दिया है, उसके बाद यहां से उठाकर एक रॉड लगा दिया, फिर उस रॉड को यहां से यहां ज्वाइन कर दिया। तो आप बताओ अब क्या आप इसको रोटेट कर पाओगे, फ्री रोटेशन नहीं कर पाओगे, है ना। अब वो जो ऊपर में रॉड लगे हुए हैं वो इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रोटेशन से, ठीक है। ओके, सो फाइनली हम ये समझ गए कि साइक्लोएल्केन्स हो या फिर एल्कीन हो, ये जीआई शो कर सकता है। ओके, so that's all for today. Keep practicing, keep revising. Do like, share and subscribe the channel. Bye.